हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अब बाप की मेहरबानी से 3 माएँ भी है। 3 माएँ? हाँ, अभी अपना रिश्ता होने वाला है तो क्या छिपाना आपसे। तीसरी माँ से एक छोटी बहन है। वाह 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 वाह, बहन है। हाँ। ओके ओके ओके। आपको अजीब नहीं लग रहा? नहीं, क्यों अजीब लगेगा, ये तो होता रहता है सबके साथ। तो आपने देखा मजनू भाई और उदय शेट्टी को, ये लोग अपने साइलेंट फीचर बता रहे हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, साथ ही साथ बाप का दिया हुआ भी कुछ है। बाप की कृपा से, बाप की मेहरबानी से 3 माएँ भी हैं और एक छोटी बहन है। मजनू भाई क्या कहते हैं, शायद आखिर ही। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर को। उससे पहले हमने देखा मजनू भाई और उदय शेट्टी के साइलेंट फीचर क्या है। तो इन लोगों के साइलेंट फीचर जब हो सकते हैं तो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के क्यों नहीं हो सकते हैं। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अपने कुछ साइलेंट फीचर हैं, उन्हें इस क्रम में हम यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं। इससे पहले जो है हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जो हमारा ये सोर्स ऑफ मटेरियल है वो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत है। हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर हम साइलेंट फीचर के इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान ने हमें क्या क्या साइलेंट फीचर दिए हैं, क्या क्या पावर दिए हैं, क्या क्या उसके फीचर हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू IAS, माई सेल्फ सत्यवान। हम यहाँ पर देख रहे हैं साइलेंट फीचर। तो 7 साइलेंट फीचर हम देख चुके हैं। 8वां साइलेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात करें तो विश्व के सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए गए हैं उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविलाइज्ड लोगों ने बनाया है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट सभी पर्सन को, सभी पीपल्स को दिए जाते हैं। पीपल्स का मतलब सिर्फ नागरिकों को नहीं, जो नागरिक नहीं है, जो सिटीजन नहीं है, उन्हें भी हम फंडामेंटल राइट देते हैं। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कुल, जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तो 1949 में, तो वहाँ पर उस समय 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। परंतु प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाग हैं, जिसमें से हम देखें तो 4 भाग जोड़े गए हैं और एक भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 से बढ़ करके 25 भाग हो गए हैं, जिसके पार्ट 3 भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट की बात होती है। और ये भाग 3 क्या करता है, गारंटी 6 फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन। तो जो भाग 3 है वो सभी सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट क्या केवल सिटीजन के लिए है, तो ऐसा नहीं है। भारत में जो फंडामेंटल राइट हैं, कुछ फंडामेंटल राइट एक्सक्लूसिव राइट हैं सिटीजन के लिए और अदर्स जो हैं वो सभी पर्सन के लिए हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो। जैसे बात करें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों के लिए एक्सक्लूसिव राइट हैं, यानी ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, अन्य विदेशियों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 12 से 36 है वो फंडामेंटल राइट कहलाता है, ये भाग 3 के हिस्से हैं। तो 12 से 36 तक सभी आर्टिकल विदेशियों पर भी अप्लाई होंगे, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल केवल इंडियन सिटीजन के लिए हैं, फॉरेनर के लिए नहीं है। तो हम देखते हैं ये 6 फंडामेंटल राइट की बात जो हम कर रहे हैं, ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो हम देखें इसमें से, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 राइट हैं, यानी स्वतंत्र, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, और साथ ही साथ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब अगर किसी का संविधान द्वारा प्रदत्त इन सभी अधिकारों में से कोई भी अधिकार अगर ब्रीच हो रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है किसी अथॉरिटी द्वारा, किसी पर्सन द्वारा, तो संविधान ने ऐसी सुविधा दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से, संविधान के जो माध्यम से वो जा करके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा करके अपने फंडामेंटल राइट को बहाल करने की मांग, उसे फिर से रीस्टैब्लिश करने की मांग कर सकता है। तो अगर देखें हम जो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार
जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उसमें क्या क्या है, तो आर्टिकल 14 से 18, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी सबके लिए है, यानी अगर छोटा सा बच्चा हो, ये छोटे बच्चे हो, या एक वृद्ध व्यक्ति हो, या एक जो है एडल्ट पर्सन हो, एक बच्चा यंग बॉय हो, ओल्ड एज पर्सन हो, या प्रेग्नेंट वोमेन हो, या किसी भी पर्सन की बात करें, एक छोटा बच्चा हो, तो किसी बच्चे के लिए स्वतंत्रता पर, उसकी समानता के किसी भी मामले पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो बच्चा हो, ओल्ड एज हो, यंग हो, एडल्ट हो, प्रेग्नेंट हो, कोई भी हो, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। इनको हम जो है बहुत ज़्यादा इलाबोरेट एक एक आर्टिकल करके आगे जब हम फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ सैलिएंट फीचर को देख रहे हैं। आगे देखें जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये 4 आर्टिकल जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। एक्चुअली देखें 19 क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन, और 20 क्या है, किसी को अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। 21 जीवन का जो है स्वतंत्रता, और 22 किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, उसके लिए भी 2 प्रोविजन है, इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो ये आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। तो फ्री स्पीच सबको दिया गया है, लेकिन इस पर एक चीज ये भी है, आप अपने अनुसार कोई भी बात रख सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट रखना हो, पॉलिटिकल बात करनी है, टॉक है, फाइट भी कर सकते हैं। फाइट का मतलब अपने अधिकारों के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस पर सेंसर लगाया जा सकता है। बिजनेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी जो है लिबर्टी की बात कर सकते हैं, सेंसरशिप लेकिन लगा दिया जाएगा अगर ज़्यादा बोलेंगे तब। प्रोसेस कर सकते हैं, जर्नलिज्म के लिए है, मतलब एक पूरा जो है बहुत डिटेल हमको दिया गया है अधिकार। देखिए आर्टिकल 21, तो अनुच्छेद 21 जो है ये व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है आर्टिकल 21 को स्क्रैप करना चाहे तो उसके ऊपर जुडिशरी है, जुडिशरी उसको दबा देगी, स्क्रैप करने से मना कर देगी। यानी आर्टिकल 21 जो है अगर उसे कोई जीवन की स्वतंत्रता किसी के कोई भंग करना चाहे तो उस पर जुडिशरी एक्शन लेगी। इसी आर्टिकल 21 के माध्यम से अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट कंसीडर कर लिया है। और ये 2017 में एक पुट्टा स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस चल रहा था। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है इसी का भाग है राइट टू प्राइवेसी, यानी जो एक गोपनीयता निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि स्टेट जो है सेंसरशिप या जो है उस पर निगरानी नहीं रख सकता है लोगों के निजी जीवन पर। ये 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन था कि राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है, और उन्होंने ऑप्शन में 4 आर्टिकल दे दिए थे, आर्टिकल 21 इसका सही आंसर है। आगे हम देखें फंडामेंटल राइट के जो पार्ट 3 है, इसने हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 ये जो है व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। कोई भी किसी बच्चे से बाल मजदूरी नहीं करवा सकता है, ये एक अपराध है। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे से बाल मजदूरी कराना आर्टिकल 23 और 24 जो कि फंडामेंटल राइट है इनके विरुद्ध काम करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक इलिस्ट्रेशन, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा पत्थर लाद दिया है, उसे जबरदस्ती काम करा, उसे मार पीट करके काम करवा रहा है। ये क्या है, इसका मतलब है ये फोर्स्ड लेबर है, जबरन जो है मजदूरी कराई जा रही है। तो ये फोर्स्ड लेबर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक अपराध है, व्यक्ति को जेल हो जाएगी अगर ऐसा कोई पाया जाता है। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है ऐसे लेबर जिनको जबरदस्ती बांध दिया जाए। बांधने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री के बीच उनको रख दिया जाए, कोई उनको बुनियादी सुविधा न दिया जाए और कुछ बहुत ही कम मात्रा में खाना दिया जाए, खराब खाना, और उसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाए और उनको कोई पैसा न दिया जाए। तो ऐसे लोगों को बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। तो ये एक कानूनी तौर पर फंडामेंटल राइट का ब्रीच है, उल्लंघन है, और ये कानूनी तौर पर अपराध है। आगे देखें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे बच्चे, आजकल नहीं हमेशा से
जब से मनुष्य का इतिहास रहा है बच्चों से बहुत काम कराया जाता है। यहाँ तक कि हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान ने कहा कि बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता है। पर ये जो हम चित्र देख रहे हैं ये चित्र कोई एनिमेटेड नहीं है, ये रियल इमेज है। तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चा हम देख सकते हैं 4, 8 और इसके नीचे 2 ईंटें, 10 ईंटें ये बच्चा ढो रहा है, ये बच्चा भी ढो रहा है। हम बच्चे की हाइट देखें तो बच्चे का हाथ यहाँ तक ही जा सकता है, अदरवाइज अगर इसका हाथ यहाँ तक होता तो यहाँ पर भी 4 ईंटें और लाद दिए जाते हैं इस बच्चे के ऊपर। इस बच्चे का शोषण हो रहा है। इस बच्चे को पैदा होते ही एक काम दे दिया गया है, चलो लेबर का काम करो। ये बच्चे जो हमको दिख रहे हैं ये शोषण इनका हो रहा है और ये किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होती है। तो चाइल्ड लेबर एक अपराध है, लेकिन चाइल्ड लेबर अपराध है ये कहता कौन है? गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है। लेकिन आप रेलवे स्टेशन पर चले जाएं जहाँ पर लाइन बिछाने का काम होता है या अन्य काम होते हैं, बहुत सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पर जब काम होता है ना, सरकारी काम होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं। ईंट के भट्ठों पर बच्चे काम करते हैं, ये जो कागज़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं इसमें काम करते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जितने ढाबा होते हैं, रोड के किनारे ढाबा हैं या होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन सब जगहों पर बच्चों से ही काम कराया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे गरीब घर के हैं तो उनको क्या करना है, कम पैसे में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो काम करते हैं पूरा एडल्ट पर्सन के बराबर, लेकिन पैसा बहुत कम उनको मिलता है। इससे क्या होता है कि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा इन सब का बड़ा प्रॉफिट होता है। तो ये लोग बच्चों से काम कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर ही जाते हैं होटल में, सामान्य वर्ग के साथ साथ सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही जाते हैं। इन सबको मज़ा आता है, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं है कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। हाँ, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबको ये कानून दिखता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई आदमी ऑफिसर बन जाता है तो उसको इसमें कोई फर्क नहीं नज़र आता है। कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है, कहीं बॉन्डेड लेबर की कंडीशन है, फोर्स लेबर की कंडीशन है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक जो है बहुत ही अनबूझ पहेली है जो हर जगह चलती रहती है। आगे देखें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भारत में देखें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत एक धार्मिक रूप से निरपेक्ष देश है, यानी भारत में एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पर राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है तो फिर यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात क्या है? तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, परंतु कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, उसको मानने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आर्टिकल प्रोवाइड कराए गए हैं। इनके तहत व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये अक्सर चर्चा का विषय रहता है, इसलिए यूपीएससी के या किसी भी एसएससी के या किसी अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक बना रहता है। अगर हम बात करें तो इसके आगे हमको मिलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी जो धार्मिक रूप के साथ साथ हमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कोई व्यक्ति अपने उत्सव मना सकता है, अपने जो कल्चर को, संस्कृति को मना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज को पावर दिए गए हैं और माइनॉरिटीज को फिर संविधान में डिफाइन भी नहीं किया गया है। माइनॉरिटी एक्चुअल में है कौन, संविधान नहीं बताता है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमको देता है भारतीय संविधान आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अधिकार छीन जाए, जैसा कि हमने अभी कहा कि जो ये चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर की कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन हमें दिखती हो तो कोई व्यक्ति इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनाई गई है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी संविधान ने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए भी एक फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 32 है। ये क्या है? एक्चुअल में फंडामेंटल राइट बचा रहे, बना रहे, कंटिन्यू एक पर्सन का अधिकार बना रहे, इसके लिए भी एक राइट दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की जो है लॉ का उल्लंघन कोई अथॉरिटी कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, उसके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो भारतीय जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट में जा करके अपील कर सकता है और वहाँ पर उसकी सुनवाई
की जाएगी। परंतु 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 हमने 3 बार परंतु कहा, क्यों? जुडिशरी जो है बहुत खर्चीली और बहुत लेंदी प्रोसेस है। यानी यहाँ पर जाने को बड़ी आसानी तक आस पर जाने की प्रक्रिया बहुत आसान है, जाइए एक वकील कर लीजिए, मामला हो गया। लेकिन सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है, फैसला कब आएगा ये तो कोई प्रोडिक्शन ही नहीं कर सकता है। अब सजा भी क्या होगी, वो जो अगर कोई गुंडा मवाली है तो वो जो है जमानत पर ही पूरी जिंदगी घूमता है, तो कुछ नहीं होता है, किसी को सजा नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी सजा हो जाती है, बाद में पॉलिटिकल पार्टियां उसे भी रिलीज कर देती हैं। तो ऐसा ही कुछ चलता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और वो टेढ़ी खीर है, उसे पाना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत पैसा लेते हैं, लाखों रुपया उनके फीस होती है। तो जिस आदमी के पास लाखों रुपया वकील को देने के लिए पैसा होगा वो अपने मामले को खुद ही निपट लेगा। इसीलिए भारत में बहुत सारे लोग शोषित हैं, शोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है। और अगर उतना पैसा रहेगा उनके पास लाख रुपए खर्च करने के लिए, तो अपना मामला स्वयं ही निपट लेंगे, उनका शोषण होगा ही नहीं। तो आगे हम देखें जो फंडामेंटल राइट है, ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या कहता है। फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान कहता है कि हम जो है जितने पर्सन हैं, हमारे सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में एक हमें डेमोक्रेटिक भावना का विकास करना चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की आइडिया को प्रमोट करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। इस काम को कैसे किया जाएगा, इस काम को करने के भी तरीके बताए गए हैं कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर हैं, इनके आर्बिट्रेरी लॉ, जो एग्जीक्यूटिव हैं या लेजिस्लेचर हैं, अगर कोई आर्बिट्रेरी लॉ बना देते हैं तो वो क्या होगा, वो मान्य नहीं होगा। तो लॉ बनाए ही ना, इसलिए उनके ऊपर लिमिटेशन लगा दिए गए कि जो एग्जीक्यूटिव हैं या लेजिस्लेचर हैं वो आर्बिट्रेरी लॉ बनाने के लिए जो लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, तो उनके ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी मनमाने तरीके से कानून बनाने पर भी प्रतिबंध है, लिमिटेशन है। और हम देखते हैं फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल इन नेचर है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि अभी हमने कहा कि किसी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के माध्यम से वो जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का लॉ ब्रीच हो गया तो कोर्ट उसे फिर से रिस्टोर करेगा, रीस्टैब्लिश करेगा। देखें तो एग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू द writs of the habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto for the restoration of his right। तो अगर हम देखें, अगर किसी व्यक्ति का जो एग्रीड पर्सन है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको लॉ को अगर ब्रीच किया गया है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उस सुप्रीम कोर्ट में जाने के कई तरीके बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जिनको कहा गया रिट। रिट के भी कई पार्ट हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी, को वारंटो। तो ये सब बहुत हॉट टॉपिक हैं। आपकी साल 2022 में भी यूपीएससी ने मैंडामस पर ही क्वेश्चन, ये मैंडामस जो है इसी पर उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके पहले भी उन्होंने क्वेश्चन पूछते रहे हैं। तो ये हॉट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायती राज, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। इन पर उन क्वेश्चन पक्का हर साल पूछते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी एग्रीड पर्सन है, पीड़ित व्यक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये तो रही बात फंडामेंटल राइट की कि हमको संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। एक बात हम और जानते हैं, अधिकार मिलने के साथ साथ चुनौतियां भी सामने आती हैं और लिमिटेशन तो बिल्कुल साथ आती है। अगर कोई व्यक्ति है अपने अधिकारों का इस्तेमाल, प्रयोग इस तरीके से कर रहा है कि दूसरे के अधिकारों का हनन शुरू हो गया, जैसे कोई व्यक्ति, हमारे आर्टिकल 19 में कहा गया है कि राइट टू मूवमेंट है, भ्रमण करने का अधिकार है। पर भ्रमण करने का मतलब कोई अब कहे कि हम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे तो शायद दूसरों की जिंदगी पर खतरा बन जाएगा। तो ये क्या है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने के समय दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं मिल सकता है। ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति
बहुत तेज गाड़ी चलाएगा तो दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, यानी फंडामेंटल राइट जो है ये नॉट एब्सोल्यूट एंड ये एब्सोल्यूट नहीं है एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के या राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहा है या दूसरे व्यक्तियों के राइट को हनन कर रहा है, उनके ब्रीच कर रहा है, तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से संविधान ने राइट देने के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि किसी विशेष परिस्थिति में या किसी दूसरे व्यक्ति के नियमों को उल्लंघन करने के मामले में इसे वापस ले लिया जाएगा। अगर हम बात करें इसको बड़े अच्छे से समझने का तरीका, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और ये जो फंडामेंटल राइट बात कर रहे हैं हम, ये जो फंडामेंटल राइट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के एग्जाम जो एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन टीवी पर, अखबार में या सोशल मीडिया पर हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। बड़ा जोर शोर से प्रचार भी होता है, बड़े लुभावने आकर्षक घोषणाएं की जाती हैं, उनमें ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन अंत में क्या बताया जाता है, बड़ा तेज स्पीड में स्पीड बढ़ा करके बोलते हैं सब कि ये बाजार नियमों के अधीन है, जोखिम के अधीन है, इसलिए सोच समझ करके काम करें। इसका मतलब क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड है ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड फंड मैनेजर्स रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये जो है म्यूचुअल फंड डिस्क्लेमर है, इंडेक्स फंड डिस्क्लेमर देते हैं कि आपके पास पैसा कमाने का बहुत अधिकार चांसेज हैं, गारंटी नहीं है। देखिए लाभ की कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं, लाभ की कोई गारंटी नहीं, फंड मैनेजर के निर्णय पर निर्भर करेगा, निवेशक के खर्चे बंद करने की बाध्यता होगी, हानि पर फंड प्रबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सर्विस सेंटर की उपलब्धता न होना ये भी एक समस्या है। तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं पावर, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। यानी म्यूचुअल फंड दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो आपको घाटा भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह फंडामेंटल राइट हमको बहुत अच्छे दिए गए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो जिस तरह ये डिस्क्लेमर देते हैं उसी तरह ये हमारा एब्सोल्यूट जो है, नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक टैग उसमें दिया गया है। आगे देखें फर्दर, दे आर नॉट सैंक्रोसेंट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट जो है पवित्र इन नेचर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो राइट दिए गए हैं वो उसके लिए आजीवन हो ऐसा जरूरी नहीं है, सतत हो या परपिचुअल हो, अनंत समय के लिए हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों? अगर पार्लियामेंट को ये लगे देश हित में तो कोई ऐसा लॉ है, ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा राइट जो है जनता को दी गई है उसे वापस लिए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई एग्जाम्पल है हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किसी के राइट को छीना जा सकता है। जैसे देखिए ये जानवर है, इसके पूंछ काट दिए गए और दूसरे जानवर का भी पूंछ काटने की तैयारी हो चुकी है। ये इसके एसिड थे, ये इसके अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में लगा कि इसके पूंछ का देश के हित में सही प्रयोग नहीं हो रहा है, इसके पूंछ को काट दिया गया। इसी तरीके से आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 जो है भारत में था, आर्टिकल 19 का भी एक क्लाज था जिसमें संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को दिया गया था। संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था। पहले तो ये सोच करके रखा गया था कि जब भारत में लोग आज़ाद होंगे तो उनको अपने संपत्तियों पर अधिकार नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो जाएगी, कोई दूसरा उनकी संपत्ति छीन सकता है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पता चला कि ये तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने जमींदार थे, जैसे भारत आज़ाद हुआ उन्होंने क्या किया, डीएम को पैसा दिया या किसी अन्य माध्यम से उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी भूमि अपने नाम पर इकट्ठा करवा लिए। अब वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, देश स्वतंत्र हो गया पर वो छोड़ नहीं रहे थे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट होते रहे। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अलग अलग समय पर अलग अलग फैसला आता रहा, कभी शंकरी प्रसाद का मामला, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती मामले में। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अडिग नहीं रहा। तो हम देखते हैं
कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट दिए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही माध्यम से पार्लियामेंट इन्हें अमेंड करके वापस ले सकती है, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को ले लिया गया। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये यूपीएससी का हॉट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट बहुत ही हॉट टॉपिक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट है ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या है, हमेशा के लिए हम खत्म नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए पार्टिकुलर सिचुएशन में इन पर जो है इन्फोर्समेंट इसका नहीं रहेगा। तो नेशनल इमरजेंसी के समय में इसका इन्फोर्समेंट नहीं रहेगा। अगर सस्पेंशन का मतलब यहाँ पर भारत की बात हम कर रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन का यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 20 और 21 के मामले में तो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई भी और फंडामेंटल राइट है नेशनल इमरजेंसी के समय अगर उसकी पावर को, इसको राइट्स को इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, उस किसी ने छीन लिया है, तो फिर से री इन्फोर्समेंट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि नेशनल इमरजेंसी के समय भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट मिले रहेंगे। अगर कोई उनको ब्रीच न करे, गवर्नमेंट अथॉरिटी कुछ न कहें या कोई उसको ब्रीच नहीं कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है, उसको गवर्नमेंट हटा नहीं रही है, बस उसको री इन्फोर्समेंट जो है जुडिशरी के माध्यम से नहीं कराया जा सकते हैं। ये थे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके पार्ट 4 भाग 4 में रखे गए हैं और इसको जो है हम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सेप्ट किए हैं। यानी जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई। और आयरलैंड ने कहाँ से उसको लिया है, आयरलैंड ने खुद नहीं बनाया, ये स्पेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखी गई थी। वहाँ से मॉडिफाइड फॉर्म में आयरलैंड वालों ने एक्सेप्ट किया और आयरलैंड वालों का मॉडिफाइड फॉर्म हमने एक्सेप्ट किया है। तो हम आयरलैंड के साथ साथ ये देखें स्पेन से जुड़ा हुआ भी है। जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नोवेल फीचर का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं पर इनको जो है इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा सकता। ये गवर्नमेंट जो भी बनेंगे, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट होगी, वे लोग इसको बिना अप्लाई किए शासन प्रशासन नहीं चला सकते हैं। एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखा जाए 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। लेकिन संविधान में इसको वर्गीकरण नहीं किया गया। एक बात ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन जो है ये पर्सन ने किया है अपने अध्ययन के हिसाब से, अपने इंटरप्रिटेशन दिया, लेकिन संविधान ने ये नहीं कहा है कि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये व्यक्ति का अपना इंटरप्रिटेशन है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों आई है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है कि भारत में संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा ही क्यों। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति है, पलड़ा किसका भारी है, एक व्यक्ति का। यानी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है। जो कैपिटलिस्ट है यहाँ पर हम देखें सोशलिस्ट इसीलिए रखा गया है, लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात इसीलिए की जा रही है कि एक पर्सन के पास ही सारी संपत्ति का संग्रह नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ वेल्थ फॉर ओनली 1 पर्सन शुड नॉट बी अलाउड। तो एक पर्सन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें बताता है। अगर हम देखें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक अधिकारों में हमेशा टसल रहा है और ये टसल जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा हो, आर्टिकल 39 हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल जो है 39 के माध्यम से उन्होंने कहा है कि 31 को हमने कहा कि डिलीट हो गया, लेकिन 31
ABC बनाए गए हैं। तो उसमें कहा कि अगर कुछ अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई करने की वजह से अगर किसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है तो होने देंगे। यानी ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई है देश में कि अगर कुछ फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाए लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्समेंट करने के मामले में तो हम ब्रीच होने देंगे, ऐसा कहा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कही गई है, एक अनुच्छेद है 44 आर्टिकल 44, उसमें कहा गया है जब देश में एक ही व्यक्ति नागरिकता है, सभी व्यक्ति समान हैं, सभी पर सब कानून समान रूप से अप्लाई होते हैं और देश सेकुलर है, तो हमारे जो है देश में लॉ सभी पर्सन के लिए सेम होना चाहिए, अलग व्यक्तियों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की संकल्पना रखी गई है। तो लेकिन ये संकल्पना आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का अप्लाई हो नहीं पाया। हाँ, गोवा गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है। तो गोवा में बहुत शुरू से ही, लगभग शुरू से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई वहाँ है, लेकिन पूरे भारत में अन्य जगह राजनीति की वजह से पॉलिटिकल जो है एजेंडा बनता रहता है, इसलिए यहाँ पर ये समस्या है, अप्लाई नहीं होता है। उसको अप्लाई करने की सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति उसको अपने अनुसार अप्लाई करना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने अनुसार अप्लाई करना चाहेगा तो समस्या आएगी, जबकि गोवा में कोई समस्या नहीं। गोवा में भी सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन वहाँ पर ज़्यादा हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सभी हैं, पारसी हैं, पर वहाँ पर समस्या नहीं आई। लेकिन अन्य देश के हिस्सों में समस्या हमें दिखती है। आगे देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो ये हमें क्या करता है। जैसे हमने कहा जो फंडामेंटल राइट है वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता है। अभी हमने देखा था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके आइडिया को वो प्रमोट करता है, ऐसा हमने देखा था। लेकिन अगर हम देखें जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यानी वहाँ पर आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात है, यानी जो आदमी के राजनीतिक अधिकार हैं वो देते हैं फंडामेंटल राइट, लेकिन व्यक्ति के जो सोशल इकोनॉमिक राइट हैं, डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इनको प्रमोट करने की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करता है। और यही जो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी, इक्वलिटी होगी, एक्चुअल में इक्वलिटी सही नहीं है, सही शब्द नहीं है, इक्विटी सही शब्द है। तो इक्विटी अगर होगी, इक्वलिटी स्टैब्लिश तभी जाकर होगी तो एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, इसके लिए जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। तो ये बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी होगी तभी जाकर के हम वेलफेयर स्टेट बन पाएंगे। अदरवाइज केवल कागज की बात करें, पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर बात करें, टीवी डिबेट की बात करें, अखबार की बात करें, तो यही है वेलफेयर सिस्टम। बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन दिखाया गया है। ये सिटीजन है, ये वेलफेयर सिस्टम है, दो लोग लड़ रहे हैं, वो देना चाहते हैं, लोगों को वेलफेयर देना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, पर वेलफेयर स्टेट बनाने की कंडीशन क्या है, इस कार के पहिए ही नहीं है, कार जर्जर हो गया है। लोगों को तो लग रहा है वो कार में बैठे हैं, और वो जिस कार में बैठे हैं वो जर्जर है, उसमें पहिया ही नहीं है, वो चलेगा कैसे। यानी अगर वेलफेयर स्टेट नहीं होगा तो किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर इस फिगर को देखें तो ये फिगर हमारे देश की, या हमारे देश की नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों की बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है कि जनता को गलतफहमियों में रखा जाता है। जनता को लगता है आर वी देयर इट, जनता जो पीछे देख है, जो अंदर है, उनको तो मजा दिख रहा है, उनको लग रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन जो पीछे से खोल करके देख रहे हैं डिग्गी, उनको लग रहा है हम तो जहाँ थे वहीं हैं। यानी बरसों बीत जाते हैं, एक रोड, एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक नहीं बना सकते हैं। 5 साल गवर्नमेंट चल जाएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इलेक्शन करवाएगी, वहाँ पर CRPF लगा देगी, CAPF लगा देगी, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सब आ जाते हैं, सारी पुलिस आ जाती है, सेना आ जाती है इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन जब एक बच्चों का एग्जामिनेशन होता है तो उनके सेंटर को 200, 400, 500 किलोमीटर दूर रखा जाता है, बच्चों पर डाउट किए जाते हैं। हाँ, ये है कुछ बेईमान हैं जो नकल करते हैं और धांधली करते हैं, पर गवर्नमेंट वहाँ पर क्यों नहीं कर सकती है, पूरे देश में एक अच्छी व्यवस्था बनाए, एग्जामिनेशन एक दिन कंडक्ट करवाएं, उस दिन जो है जिस तरह इलेक्शन के दिन हर चीज़ बंद होता है उसी तरह एक डेट फिक्स कर दे, उस दिन वो क्या करें, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं,
और वहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज को लगा दो, होम सेंटर दो लोगों को। और पैरामिलिट्री जिस तरह क्लास में इन्विजिलेटर होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी एक लगा दो। जब हर गांव में इलेक्शन के समय हर बूथ पर 4-5 पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस रह सकती है, तो बच्चों को एग्जामिनेशन दिलाने के लिए ये पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं लग सकती है। यूपीएससी का एग्जामिनेशन होना है, स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन होना है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है, एनडीए का एग्जामिनेशन होना है, रेलवे का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, जुडिशरी का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है। अगर इन एग्जाम में बच्चों के सेंटर को करीब रखा जाए, बच्चों से फीस कम लिए जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेज अगर फीस ले रहे हैं तो उन फीस को तो ये सब हड़प के खा जाते हैं, जो गवर्नमेंट है खा जाती हैं। तो ये अगर क्या करें, इसी फीस का इस्तेमाल पैरामिलिट्री फोर्सेज को लाने में कर दें और एक ही दिन करें, संडे के दिन एग्जाम करें, रविवार के दिन छुट्टी ऑफिस रहेंगी। वहाँ पर बाहर निकलने पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, उस टाइम पीरियड में रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आदमी आए जाए, बाजार खुला रहे, सब काम हो, लेकिन कॉलेज के आसपास ना कोई इकट्ठा ना होने पाए और वहाँ पर एग्जाम कराया जाए। तो जब वो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो बच्चा खुश रहेगा, उसको होम सेंटर मिला है। उसके आधे टेंशन जो है दिमाग में ये रहता है कि हमको बहुत दूर जाना है एग्जाम देने, इस टेंशन से वो बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट हमारा एक संकल्पना है, संविधान दे दिया है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों ने वेलफेयर सिस्टम बनाया हो वो बिल्कुल इस कार की तरह है जिसमें कोई पहिया नहीं है। तो आप आज हो चाहे कई साल बाद हो, आर वी देयर एट, ये स्टेटमेंट जो है हर पब्लिक की वहीं कहेंगे, हम जहाँ थे वहीं पड़े हुए हैं और ये लोग लड़ रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, एक्चुअल में अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट एक संकल्पना है, तो वेलफेयर स्टेट इसी तरीके की एक संकल्पना। और हम देख सकते हैं कि जो ये हैं ऑस्टेरिटी लिए हुए बैठे हैं और ये इनके बीच इतना डिस्टेंस है, इनका वेलफेयर हो ही नहीं सकता। इनको इतना ऊपर लाद दिया गया, इनको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको ये नहीं पता है ये हैं कहाँ। तो वेलफेयर स्टेट भारतीय संविधान की एक संकल्पना है, ये होना चाहिए, परंतु तो कितना है ये सब कोई देख रहा है। आगे देखें वेलफेयर स्टेट हमारा बन क्यों नहीं पा रहा है। ये जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना थी और वेलफेयर सिस्टम जो है हमारा डैमेज है, ये क्यों है। तो संविधान में ही कहा गया है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये शासन प्रशासन के लिए है, वो शासन प्रशासन चाहें तो ऐसा करें, इनमें जो कही गई बातों को अनुपालन करें, फॉलो करें या न करें। यानी उनको हम ये नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स कर ही दे। जैसे यहाँ पर राइट टू वर्क है, काम करने का अधिकार, यानी आदमी को कम से कम आजीविका के लिए काम करेगा, वो तो ईमानदारी पूर्वक आजीविका कमाना चाहता है, तो ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। परंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कोई गवर्नमेंट कहे हम काम का अधिकार नहीं देंगे, तो कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकता है कि हमको काम का अधिकार चाहिए। जो भी फंडामेंटल राइट के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर सच में एक वेलफेयर स्टेट हो, रियलिटी 100% सैंक्रोसेक्ट वेलफेयर स्टेट होगी, उस दिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी फंडामेंटल राइट 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% ऑफ फंडामेंटल राइट बन जाएंगे। आगे देखें तो इसमें भी एक इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना का दौर चल रहा है। यह व्यक्ति ये लोग मास्क लगाए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये एक लेडीज है और एक यहाँ लड़का है, ये दोनों मास्क नहीं लगाए हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं अपने मन में, वी कांट एक्चुअली फोर्स पीपल टू वियर ए मास्क बट वी हैव आस्क्ड मॉरिन टू ग्लेयर एट देम। यानी कोई भी व्यक्ति इन्फोर्स नहीं कर सकता है, पीपल को एक्चुअल में फोर्स नहीं कर सकते मास्क पहने। यानी जो कोरोना का दौर था वहां पर फोर्स था, लेकिन हर जगह हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई मास्क पहने। जैसा यहाँ पर पीपल आपस में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिल्कुल इसी तरह है, किसी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इसको फॉलो करें, माने हैं। आगे देखें 8, The Constitution itself declared that these principles are fundamental in the governance
of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making law। भारतीय संविधान ने कहा है कि क्या दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस इन द कंट्री। तो भारत में जो भी संविधान के शासन प्रशासन संविधान द्वारा चलाए जाएंगे उसमें ये एक मूल पार्ट होगा, लेकिन ये एक्चुअल में जो ड्यूटी ऑफ द स्टेट की ड्यूटी होगी तो लॉ बनाते वक्त इन फंडामेंटल राइट के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखे, ऐसा कहा गया एक तरीके से सलाह है। हेंस द इम्पोज ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटी फॉर देयर एप्लीकेशन। तो उनको मोरल ऑब्लिगेशन यानी जो उनको जो है मोरल ऑब्लिगेशन है वो जनता से वादा करके आए हैं, वो जनता के हित में काम करेंगे, इस मोरलिटी के साथ ही उनके ऊपर एक एप्लीकेशन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं है कि वो क्या करेंगे। बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। तो उनके ऊपर क्या है, सिर्फ इतना ही भय है कि जनता वोट देगी कि वोट नहीं देगी। तो पब्लिक कुछ सरकार के बारे में क्या अपनी ओपिनियन रखती है वही उनके ऊपर रियल फोर्स है, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। जब सारी पार्टियां करप्ट होंगी, सारे पार्टियों की स्थिति लगभग एक जैसी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई होंगे, तो चाहे किसी को वोट दो लूटेंगे सभी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने जाए तो जो डेमोक्रेसी है वो अस्थिर हो जाती है, और अस्थिरता का स्तर ये हो जाता है कि 5 साल नहीं बीतते हैं चुनाव कराने पड़ते हैं। यानी अगर सरकार बहुत अच्छी चल रही हो तो 5 साल भी लगता है कम है, लोग दोबारा चुन लेते हैं एक ही पर्सन को। लेकिन जब सरकार बहुत गलत तरीके से चला रहे हो और हर पार्टी बेईमान हो जाए, करप्ट हो जाए, जनता की न सुन करके कारपोरेट्स के सुने, उद्योगपतियों को सुने, अपने नेताओं को मालामाल करें, नेता सांसद विधायकों के बच्चे भी अपने आप को सांसद समझने लगते हैं। जब ये स्थिति आ जाती है तो चाहे किसी पार्टी को कोई वोट दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो रियल फोर्स, जो मोरल ऑब्लिगेशन की बात करें, पब्लिक ओपिनियन की बात करें, ये सब धुआं हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इटली। प्रेजेंट टाइम में इटली, इजराइल, ये सब ऐसे ही है। हम देखते हैं इटली एक विकसित देश है, इजराइल विकसित देश है, लेकिन वहाँ पर एक गवर्नमेंट की स्थिति ये है कि 5 साल तक कोई सरकार नहीं चला पा रहा है, वहाँ पर कोई बहुमत बना नहीं पा रहा है, मतलब किसी एक पर्सन में जनता विश्वास नहीं कर रही है। वहाँ पर लोग एक व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बटी है, लोग जिसको जो मन करता है वोट दे देता है, लेकिन मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती है। इसका जो है परिणाम क्या हुआ, रिजल्टेंट इटली में कोई भी सरकार 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चल पा रही है। इजराइल में 1-2 साल मुश्किल से चल, एक ही साल में 3-3 बार इलेक्शन हो जा रहे हैं, ये स्थिति है। इटली और इजराइल में सरकारें नहीं चल पा रहे। इसी तरह देखते हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, सब कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं। जापान की बात करें, विकसित देश है, वहाँ लोग वोट देने ही नहीं जाते हैं। यही समस्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग तो होते हैं जिनको राजनीति में अच्छा नहीं लगता, तो कुछ लोग अपनी मन बढ़ाई होती है, वो वोट नहीं देने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग परेशानी की वजह से भी वोट नहीं देने जाते हैं। जापान में 50% से ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं होती है। क्यों? लोग पढ़े लिखे लोग हैं। भारत में भी पढ़े लिखे लोग वोट नहीं करते हैं। वोट कौन देता है? गरीब आदमी, गांव का आदमी वोट देता है। शहर वाले जो पढ़े लिखे, जो प्रोफेसर होते हैं, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी में ही बूथ बनाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर अपने ही यूनिवर्सिटी में आकर के वोट नहीं करते हैं, वो घर पर मौज करते हैं। तो ये स्थिति है। चाहे वो गलत है, सही बात है, गलत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां भी कम नहीं हैं, सबको पैसा चाहिए। आगे देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मामले में, तो मिनर्वा मिल केस हुआ था, 1980 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मिनर्वा मिल केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे भारत में शंकरी प्रसाद का केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती का केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा गांधी का केस, मिनर्वा मिल केस, LIC केस, कुछ सबरीमाला का केस, तो ये कुछ केस ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। इसी क्रम में एक मिनर्वा मिल केस है 1980 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट को देखें, वो बेडरॉक ऑफ द बैलेंस है। यानी हमारे देश में संविधान सम्मत कोई काम करना है तो हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हम दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी।
तो मिनर्वा मिल केस में कहा था कि जो तराजू के दो पलटे हैं वो इस स्थिति में नहीं होने चाहिए। हमको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल राइट है उन दोनों को बराबर मान करके चलना चाहिए, अदरवाइज समस्याएं आ जाएंगे। यानी फंडामेंटल राइट अगर एक तराजू के पलटे में है तो दूसरे पलटे में फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन ड्यूटी की बात अगर हम करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी होना चाहिए, जो बेडरॉक है होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं, साइलेंट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी के। तो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात करें तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यानी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नाम से कोई आर्टिकल, क्लाज, सेक्शन, पार्ट नहीं था। बाद में इसको 1975 से 77 के समय में 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो 1976 में हुआ था उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के माध्यम से ये जो फंडामेंटल ड्यूटी बनाने का काम किसको दिया गया था, सजेशन के लिए एक स्वर्ण सिंह सब कमेटी बनी थी। इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी की एक लिस्ट को सजेस्ट किया था। तो कुछ सजेशन को नहीं माने गए, अधिकांश मान लिए गए। जैसे एक सजेशन ये भी था कि लोगों को टैक्स देने पर बाध्यता होनी चाहिए, लोगों को वोट देने की बाध्यता होनी चाहिए। इस तरह के भी कुछ नियम थे जिसको नहीं अप्लाई किया गया, लेकिन कुछ अधिकांश को उनके मान लिया गया। बाद में 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो 2002 में हुआ था, 2002 में, उसमें से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटी किस लिए है? फंडामेंटल ड्यूटी हमारे फंडामेंटल राइट के साथ साथ मिलते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट मिले हैं तो उन्हें फंडामेंटल ड्यूटी भी कुछ है। हमारे संविधान में आर्टिकल 51A जो है अनुच्छेद आर्टिकल, वो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। तो उसमें एक ही अनुच्छेद है, उसके 11 फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई, एक जो है अनुच्छेद है। तो उसमें जो भी बात की गई उन्हें मानना चाहिए, वो अच्छी चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि पार्ट 4A बनाया गया है जिसका आर्टिकल 51A है और 11 फंडामेंटल ड्यूटी रखेंगे। जैसे कुछ की बात अगर करें तो टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान करें, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगीत का प्रोटेक्ट सम्मान करें, प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, भारत के संप्रभुता का, सोवर्निटी की रक्षा करें, यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करें, कंट्री को जो एक यूनिटी में बनाए रखें, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। ये क्या कहते हैं कि हमें अपने देश की जो है एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। जो देश का कॉमन ब्रदरहुड है, भातृत्व का बाद बंधुत्व की भावना है, उसका जनता के बीच में, लोगों के बीच में विकास करना चाहिए। और जो हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्य हैं उन्हें हमें बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा और भी है, इन सब चीज़ों को हमें संरक्षित किए जाना चाहिए। ऐसा जो है फंडामेंटल ड्यूटी कहता है। फंडामेंटल ड्यूटी सर्व एज द रिमाइंडर टू द सिटीजन। जिस तरह हम जब कहीं हमको जाना होता है, कोई काम करना होता है, तो हमें सही समय पर याद आ जाए, इसके लिए हम मोबाइल में या क्लॉक में रिमाइंडर लगाते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है, या हम किसी को मेल करते हैं, कोई व्यक्ति मेल का रिप्लाई नहीं देता है तो हम रिमाइंडर भेजते हैं मेल में, उस व्यक्ति को याद आ जाए कि हमको इसको कुछ रिप्लाई देना है या नहीं देना है। तो सिटीजन के लिए भी रिमाइंडर की तरह काम करते हैं कि जो जनता को फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल राइट के साथ साथ उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से या फंडामेंटल राइट से जो भी अधिकार मिल रहे हैं उसके साथ साथ वो फंडामेंटल ड्यूटी को भी फॉलो करें। They have also to be quite conscious of duty they owe to their country, their society and the fellow citizen। तो जो भी व्यक्ति हैं अपने राष्ट्र के प्रति उनका कुछ कर्तव्य है, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, देश के नागरिकों के प्रति जो भी कर्तव्य है उनको फॉलो करें। अदरवाइज अगर देश में संबंध सही नहीं रहेंगे, जो है लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण स्थिति नहीं रहेगी, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। However, like the directive principle of state policy, the duty are also non-justiciable in nature। तो हम बात करते हैं non-justiciable in nature का मतलब वही है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें से कोई व्यक्ति न माने
हम कह रहे हैं कि जो 11 दिए गए फंडामेंटल, कोई व्यक्ति उसको कर्तव्य को न फॉलो करे तो क्या होगा? कोई केस नहीं बनेगा उसके ऊपर, वो जेल नहीं जाएगा, उसको जस्टिसेबल नहीं रखा गया, नॉन जस्टिसेबल। लेकिन ये 100% सही है तो ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उनको जेल जाना पक्का है, उनकी नागरिकता जा सकती है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का जो अगर कोई सम्मान नहीं करता, अपमानित करता है, उसके लिए भी अलग से कानून बनाए गए। राष्ट्रध्वज के संबंध में, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के संबंध में बनाए गए। देश की सोवरेनिटी के खिलाफ कोई काम करेगा, इंटीग्रिटी के काम, तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लग जाएगा और उनको जेल होना तय है। अगर कोई व्यक्ति जो है ब्रदरहुड, लोगों के बीच सौहार्द बिगाड़ता है तो उसे जेल हो जाती है। जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के समय में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं तो उनके ऊपर केस चलता है। हाँ, वो पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं, तो उनको केस केवल चलता है, सजा नहीं होती है, लेकिन केस बनता है, तो बनता है, चलता है। अगर देश की हेरिटेज है, हेरिटेज की बात करें, कोई किसी लैंग्वेज को ही खत्म करना चाहता है, कोई किसी के कल्चर को खत्म करें, कोई किसी बहुत बड़े, कोई भी ऐसा जो है भारत के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है, उस चीज़ को खत्म करना चाहे तो उसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर प्रोटेक्शन जो है, संरक्षण नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई अपने घर में राष्ट्रध्वज न फहराए, राष्ट्रगान रोज सुबह सुबह उठ करके कोई नहीं कर रहा है या किसी अन्य दिन नहीं कर रहा है, और कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पर कुछ करे न करे, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई उसका अपमान करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। अगर हम बात करें, इसके बाद हमारा आता है सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट जो है हमारे संविधान का एक हिस्सा है। तो ये थे कुछ साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख रहे हैं काफ़ी इलेबोरेटली एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं, इसलिए ये वीडियो हम यहीं पर पॉज करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, तो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसको हम चाहें तो एक ही वीडियो में 17 साइलेंट फीचर देंगे, 17 गिना सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो हमें एक एक करके देखना चाहिए। तो हम एक एक करके नहीं देखेंगे, हम कुछ साइलेंट फीचर के एक साथ देख रहे हैं। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ पूछना हो और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्य अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे अन्य लोग लाभान्वित हो सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।